नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, हमने पिछली कक्षा में बात की थी सूर्य तत्व के बारे में और आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखिए, हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका आयतन भार से अधिक है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसका भार आयतन से कम है। देखिए, उसका जो आंसर है वो है नाइट्रोजन गैस। इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि 78.08%, ये तो क्या था, इसका आयतन था 78.08 और इसका भार क्या था 75.52% इसका क्या था, भार था। तो आयतन अधिक है भार से। या तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका भार आयतन से कम है, आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका आयतन भार से अधिक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है अपने को कि इसका भार कम है। एक चीज याद रख लीजिए, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो चलिए, अब हमारा हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखिए, ये सबसे शॉर्ट टॉपिक है लेकिन उतना ही टिपिकल टॉपिक है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ कैलकुलेशन होती है जो हमें याद रखना मुश्किल होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपको हमेशा ऐसी कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न होगी और अच्छे से आपको पृथ्वी का ऊष्मा बजट समझ में आएगा। तो देखिए, समझते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट है क्या। पृथ्वी का ऊष्मा बजट सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा होती है सौर विकिरण द्वारा, और पृथ्वी से उसी ऊष्मा को वापस लौटा दिया जाता है, इस प्रकार का एक संतुलन क्रिएट होता है। तो हम जानते हैं कि बजट क्या होता है। बजट का हम फाइनेंशियल रूप में अर्थ देखें तो क्या होता है, आय और व्यय का ब्यौरा। बजट किसे कहते हैं, आय और व्यय के ब्यौरे को हम क्या बोलते हैं, बजट। लेकिन यहां आय नहीं है, बल्कि क्या है यहां पर, ऊष्मा। पृथ्वी का ऊष्मा बजट मतलब पृथ्वी पर जितनी भी ऊष्मा आती है उसको वापस ट्रांसफर कर देती है पृथ्वी। तो इसके अंतर्गत क्या संतुलन बनता है, इसी के बारे में इसको समझाया गया है। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल के रूप में सौर विकिरण द्वारा जितनी भी मात्रा हमें प्राप्त होती है उसको हम एक 100% के रूप में लेकर चल रहे हैं। हमारे पास में चाहे तो 100 इकाई मान सकते हो, चाहे आप 100% मान सकते हो। पर सूर्य से पृथ्वी पर 100 इकाई या 100% हमारे पास में ऊष्मा प्राप्त हुई। इसके हम दो पार्ट करते हैं। एक है 35% का और दूसरा है 65% का। या तो हम इसको 35 इकाई बोल सकते हैं या इसको हम 65 इकाई बोल सकते हैं, या प्रतिशत बोल सकते हैं या इकाई बोल सकते हैं। अब देखिए, ये जो 35 इकाई है, इस 35 इकाई का क्या खेल होता है। इस 35 इकाई के अंतर्गत पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो कैसे होगी, क्या होगी, क्या वापस चली जाती हैं, क्या पृथ्वी पर आती हैं, हम देखेंगे। ये जो 35 इकाई है ये धरातल पर या वायुमंडल को गर्म किए बिना ही वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। जैसे सूर्य से, ये सूर्य है आपका, ये हमारा सूर्य है, यहां से सौर विकिरण आई, यह हमारा वायुमंडल और ये पृथ्वी। अब पृथ्वी और वायुमंडल यहीं से ये ऊष्मा वापस लौट जाती है। कहने का तात्पर्य, पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल को गर्म किए बिना ही कुछ विकिरण, कितनी, 35 विकिरण जो हैं, जो ऊष्मा की प्रतिशत है, जो इकाई है, वो वापस लौट जाती है अंतरिक्ष में। उसको हम एक नाम देते हैं
क्या नाम देते हैं? एल्बिडो। तो कई बार सीधा सा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, एल्बिडो किसे कहते हैं? एल्बिडो क्या होता है कि सूर्य के द्वारा जो कुछ विकिरण हमें प्राप्त होती है, जो सौर विकिरण की मात्रा है, वो मात्रा पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल को गर्म किए बिना ही वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो। एल्बिडो बोलते हैं। या एक नाम और है इसका, इसको बोलते हैं शिवार्थ, या इसको स्वीति भी बोलते हैं, या एक नाम और आता है इसका धवलता। ये सारे के सारे एक ही चीज के नाम हैं। और इस एल्बिडो या शिवार्थ या स्वीति या धवलता की जो इकाई है वो कितनी है? 35 इकाई। अब ये 35 इकाई गई कैसे, इसके बारे में देखेंगे। ये जो 35 इकाई हैं ये गई कैसे देखेंगे। इसके अंतर्गत हम तीन चीजें हैं। पृथ्वी, वायुमंडल और अंतरिक्ष। ये आपकी ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ये धरातल है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहां से कितनी इकाई लौट गई? 27 इकाई। ये 27 इकाई किसके द्वारा लौटी गई है? देखिए 27% या 27 इकाई बादलों के ऊपरी छोर से, बादलों के ऊपरी छोर से ही 27% या 27 इकाई लौट जाती हैं। उसके बाद में -6% जो ऊष्मा है, जो सौर विकिरण की मात्रा है, वो प्रकीर्णन, कल हमने बात की थी प्रकीर्णन की, उस प्रकीर्णन के द्वारा 6% सौर विकिरण की मात्रा वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। और फिर आता है 2%। ये 2% मात्रा लौटती है हिमाच्छादित क्षेत्रों से। पृथ्वी पर कुछ हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से ऊपर ये 2% इकाई वहां आने से पहले ही अंतरिक्ष में लौट जाती है। कहने का तात्पर्य पृथ्वी के धरातल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही ये वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एल्बिडो बोल रहे हैं। अब देखिए 27 और 6 33 और 2 35, टोटल 35 इकाई हमारे पास में आई थी और हमने इन 3 माध्यमों से ये 35 इकाई वापस लौटा दी है। अब बात करेंगे इससे 65 इकाई। इस 65 इकाई में हम 2 पार्ट्स करते हैं। एक तो है 14% का और एक है 51% का। 2 पार्ट्स की। अब जो 14% सौर विकिरण की मात्रा है ये कहां आती है? ये वायुमंडल में। वायुमंडल इस सौर विकिरण का अवशोषण कर लेता है। इस सौर विकिरण का क्या कर लेता है? अवशोषण। और ये 51 इकाई कुल सौर विकिरण की मात्रा कहां पर? पृथ्वी पर। अब कई बार क्वेश्चन पुट होता है कि पृथ्वी पर कुल सौर विकिरण की कितनी मात्रा आती है। तो हम कई बार ये कह देते हैं कि 100% आती है,
लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो कुल सौर विकिरण की मात्रा आ रही है वो कितनी आ रही है? 51 आ रही है पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल पर। अब देखिए ये 35 इकाई तो आई नहीं, आने से पहले क्या हो गई? लौट गई। और ये 14% जो इकाई है ये क्या है? वायुमंडल में ऑब्जर्व होगी। तो 35 और 14 ये तो चलेगी, उसके बाद में ये 49 हो गई, शेष जो बची हमारे पास में 51 ये कहाँ आ गई? ये पृथ्वी पर आई है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी पर या धरातल पर कुल सौर विकिरण की मात्रा कितनी पहुंचती है? तो आंसर होगा 51। अब देखिए ये जो 51 है ये दो तरह से पहुंचती है जी, ये भी क्वेश्चन पुट हो जाता है। अगर हाई लेवल पर बात करेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत मैं बात करता हूं, एक तो 34 की और एक 17 की बात करता हूं। तो इसमें देखिए 34 जो प्रतिशत है या 34 इकाई है ये प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष डायरेक्ट विकिरण के द्वारा पहुंचती है। लेकिन जो 17 है वो पहुंचती है डिफ्यूज डे लाइट, डिफ्यूज डे लाइट के द्वारा। कल भी हमने बात की थी डिफ्यूज डे लाइट, विस्तृत दीवा प्रकाश, प्रकीर्णन और परावर्तन के बाद प्रकाश जो दिखाई देता है वो क्या होता है? डिफ्यूज डे लाइट। तो ये कितने प्रतिशत आती है? 17%। और ऊपर प्रत्यक्ष हो गई 34। कुल सौर विकिरण की मात्रा पृथ्वी पर कितनी आ गई? 51 आ गई। अब देखिए ये जो 51 इकाई पृथ्वी पर आई है इसको हम वापस लौटाएंगे। कैसे लौटाएंगे? देखिए पृथ्वी, वायुमंडल और अंतरिक्ष। अब देखिए यहां से हमें कितनी इकाई लौटानी है? 51। तो सबसे पहले हम पार्ट्स करते हैं। हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं, एक 23 इकाई का, एक 19 और एक 9। तो तीनों पार्ट्स को हम लौटाएंगे। ये जो 23 इकाई जा रही है ये क्या कार्य करती हैं? इसके अंतर्गत हम 23 इकाई को भेज रहे हैं और इस भेजने का माध्यम क्या रहेगा? विकिरण, प्रभावी विकिरण, या जिसको हम बोलते हैं दीर्घ तरंगें, उसके द्वारा जो 23 इकाई जा रही है वायुमंडल में, तो उस दौरान क्या होता है? वायुमंडल ऑब्जर्व करता है 6 इकाई को, और बाकी जो इकाई है वो डायरेक्ट कहां चली जाएगी? अंतरिक्ष में। तो 23 में से 6 तो ऑब्जर्व हो गई वायुमंडल में और 17 कहां चलेगी? अंतरिक्ष में चलेगी। अब देखिए ये विकिरण के माध्यम से अब 19 जो इकाई जा रही है वो डायरेक्ट कहां आ गई? कहां आ गई? वायुमंडल में। ये अंतरिक्ष में नहीं गई, किसके माध्यम से गई? संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा 19 इकाई हमने कहां भेज दी? वायुमंडल में। ये जो 19 इकाई जा रही है वायुमंडल में किसके माध्यम से जा रही है? संघनन की गुप्त ऊष्मा। जब हवा ऊपर की ओर संवहन के रूप में जाती हैं और जाने के बाद में जब हवा संघनित होती हैं, बादलों का रूप लेती हैं वर्षा होने के लिए, तो उस समय कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उस गुप्त ऊष्मा के कारण जो वर्षा होती है हमारे, तो वो जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके लिए 19 इकाई की आवश्यकता होती है। तो ये जो 19 इकाई वायुमंडल में लौटी है ये संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा लौटी है। अब 9 इकाई मैंने अभी बात की है कि संवहन के द्वारा हवा ऊपर जाती है और ऊपर हवा जाकर संघनित होती है। तो जो संवहन की प्रक्रिया होती है वो कितनी इकाई ऑब्जर्व करती है? 9 इकाई। ये जो 9 इकाई ऊष्मा की जा रही है कहां जाएगी? जानी वायुमंडल में ही है। तो ये जो 9 इकाई गई हैं ये वायुमंडल में गई है किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। अब देखिए
पृथ्वी से हमने 23 इकाई लौटाई, 23 और 19 कितने हो गए 42 और 9 51, टोटल हो गया इसका 51। टोटल इसका कितना हो गया 51। अब वायुमंडल में कितनी है 6 और 19 25, 25 और 9 34। वायुमंडल में टोटल कितनी है 34 इकाई है और अंतरिक्ष में टोटल कितनी है 17 है। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल में ऑब्जर्व हुई है 34 और यहां कितनी थी पहले से 14, 34 और 14 वायुमंडल में कितनी ऑब्जर्व हो गई, वायुमंडल में 34 प्लस 14 बराबर 48 इकाई। 48 इकाई पृथ्वी से वायुमंडल में चलेगी और वायुमंडल से अंतरिक्ष में चली जाती है। ये 48 इकाई तो चली गई है पृथ्वी से। अब जो 17 इकाई थी ये डायरेक्ट कहां चली गई थी, अंतरिक्ष में चली गई थी। तो 48 वायुमंडल में चलेगी और 17 कहां चली गई, अंतरिक्ष में। टोटल कितनी हो गई 65। टोटल इकाई पृथ्वी से कितनी चली गई है 65। यहां से 65 आई थी और 65 चली गई, ये 35 आई थी 35 चली गई। तो टोटल कितनी आई 100, मतलब 100 इकाई हमने माना था और 100 इकाई हम पृथ्वी से वापस भेज रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का ऊष्मा बजट बोलते हैं। कई बार क्या होता है स्पेसिफिक चीज आती है एल्बिडो के अकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है वो देखिए, ये जो मैंने बात की है कि जो एल्बिडो है जो पृथ्वी के धरातल पर आने से पहले ही क्या है अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, तो अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग प्रतिशत पाया जाता है। देखिए मैंने एक सामान्य चीज बताई है आपको 35%, लेकिन कई बार राउंड फिगर में ये डाटा चलता है। कई बार आपके सामने ऐसा होगा 24 to 34 या फिर ऐसा मिलेगा 45 to 55, इस प्रकार के ऑप्शन 65 to 75, 10 to 50, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। तो आपका जो नजदीकी ऑप्शन होगा वो ये होगा 24 से 34। इस प्रकार एग्जैक्ट न देकर भी राउंड फिगर में दे सकता है, तो आपको ये एडजस्ट करना है कि हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं अलग अलग, उनके बारे में बताता हूं कि जैसे गलनशील हिम, इसके द्वारा सौर विकिरण की मात्रा जाती है, लगभग कितनी जाती है ये देखेंगे हम, कितनी जाती है 80 से 90%। सबसे ज्यादा एल्बिडो की जो मात्रा होती है वो गलनशील हिम के द्वारा चली जाती हैं, जैसे हमने बात किया था हिमाच्छादित क्षेत्रों में। और अब हम बात कर रहे हैं गलनशील हिम की बात कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज आती है मेघतल। 2 नंबर पे, पहला नंबर पे कौन सा है गलनशील हिम है और दूसरे नंबर पे आती है आपका मेघतल। और मेघतल के अंतर्गत 75% अल्बिडो की मात्रा परिवर्तित होती है। अब देखिए कई बार गलनशील हिम की जगह आपको ये मिल जाता है नई हिम या नई बर्फ, पुरानी बर्फ, ऐसी शब्दावलियां आती हैं। तो याद रखना गलनशील हिम को क्या नाम दिया है, नई हिम या नई बर्फ। तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा एल्बिडो होती है। और मेघतल को कई बार ये लिख देता है बादल। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए कि गलनशील हिम है या मेघतल है, बादल है या नई बर्फ है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। उसके बाद में आता है हिमाच्छादित क्षेत्र।
इसके अंतर्गत 70 से 80% एल्बिडो की मात्रा परिवर्तित होती है। उसके बाद में मरुस्थल, इसके अंतर्गत मिलेगा आपको 35 to 45% आपको ये जो एल्बिडो की मात्रा है ये परिवर्तित होगी। उसके बाद में घास, घास के जो क्षेत्र होते हैं वहां से भी ऊष्मा परिवर्तित होती है, सौर विकिरण की जो मात्रा है वो परिवर्तित होती है। वो कितनी होती है वो देखिए, 10% से लेकर 35, राउंड फिगर 10 से 35% सौर विकिरण की मात्रा घास से परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद में आता है आपका चट्टान। चट्टान के अंतर्गत क्या होता है, 12 से लेकर 15%, 12 से लेकर 15% तक। और लास्ट में आता है आपका कोणधारी वन, लास्ट में है कोणधारी वन, लगभग 10% के आसपास इसके अंतर्गत परिवर्तित होने की क्षमता होती है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसका है, एल्बिडो का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, एल्बिडो का सीक्वेंस है। कि सबसे ज्यादा मात्रा किसमें परिवर्तित होती है, नई बर्फ या जिसको हम गलनशील हिम कह सकते हैं। उसके बाद में मेघतल बादल है, और उसके बाद के अंतर्गत है हिमाच्छादित क्षेत्र, और उसके बाद में है आपका मरुस्थल, उसके बाद में घास, उसके बाद में चट्टान, और उसके बाद में कोणधारी वन। हो सकता है आपको ये याद न रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका सीक्वेंस जरूर याद रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा मात्रा यहाँ, उसके बाद में ये इस प्रकार से। तो ये सीक्वेंस याद रखने के लिए एक सूत्र है, गली में ही मरु घास चको। ये कुछ प्रकार के ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनको याद रखना आसान होता है। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे गय का गलनशील हिम, और में मेघतल, ही में हिमाच्छादित, मरु में मरुस्थल, घास में घास आ गया, च में चट्टान, और कोणधारी वन, गली में ही मरु घास चको। तो ये था आपका पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जब सौर विकिरण की मात्रा पृथ्वी पर आती है तो उस टाइम कुछ किरणें, कुछ तरंगे होती हैं, और उन्हीं तरंगों के कारण ऊष्मा धरातल पर पहुंचती हैं या वायुमंडल में पहुंचती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं उन तरंगों से संबंधित या उन किरणों से संबंधित। तो उन किरणों और तरंगों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो एक चीज पहले बता देता हूं आपको, इस प्रकार से तरंग होती है। अब इन तरंगों का हम अध्ययन करेंगे, किसके आधार पर करेंगे कि इनकी जो चौड़ाई होती है, किस चीज की चौड़ाई, तरंग दैर्ध्य की इनकी। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि दो लगातार शिखरों या दो लगातार गर्तों के बीच में, इनके बीच में जो गैप होता है, इन गैप को किस नाम से जाना जाता है, तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको पहचाना जाता है, ये शॉर्ट वेव्स हैं या ये लॉन्ग वेव्स हैं, किस प्रकार की हैं, इसी तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग इन्हें जाना जाता है। तो मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन सी तरंगे हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, कैसी हैं। 0.4 से 0.7, 0.4 से कम, 0.4 से 0.7, 0.7 से 300 और 0.03 सेंटीमीटर से अधिक माइक्रो। अब देखिए, ये इनकी चौड़ाई दी गई है, एक इकाई लिखी है मैंने माइक्रोन। तो ये माइक्रोन है, ये इन्हीं वेव्स की जो चौड़ाई है, तरंग दैर्ध्यों की तरंग की जो चौड़ाई है उनकी ये इकाई है माइक्रोन। और आपको पता होगा कि 1 माइक्रोन के बराबर
10⁻⁶। ये क्या होता है, ये इसकी इकाई के बराबर होता है। इसकी पावर कितनी होती है, -6 की पावर होती है। और इसी को हम तरंग दैर्ध्य के रूप में यूज में लेते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन सी वेव्स हैं जो बड़ी हैं, छोटी हैं, कैसे हैं। तो देखिए, ये जो सबसे बड़ी जो तरंग है, देखिए इसके अंतर्गत माइक्रोवेव, रडार और रेडियो तरंग, ये तीनों वेव्स क्या है, जिनका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, 0.03 सेंटीमीटर से अधिक, इससे बड़ी हो गई। उसके बाद में बात करूं मैं 0.7 से 300 माइक्रोन तक कौन सी होती हैं। ये जो तरंगे होती हैं 0.7 से 300 माइक्रोन के बीच में, इनको बोलते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, या इनको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड किरणें होती हैं। और ये प्रतिदिन हमारे चारों ओर होती हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो वार्म होता है, कोई गर्म चीज होती है जिनसे ये निकलती रहती हैं। ये अवरक्त किरणें 0.7 से 300 माइक्रोन। और अब है 0.4 से 0.7 माइक्रोन वाली जो वेव्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, दृश्य तरंग। क्या बोलते हैं, दृश्य तरंग बोलते हैं। और इनका जो रंग होता है वो लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक। और अवरक्त किरणों में क्या होता है, लाल रंग से अधिक, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं। और इसको बोलते हैं दीर्घ तरंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी होगी, ये दीर्घ तरंग होगी, ये दृश्य तरंग होगी, जिसके अंतर्गत लाल रंग से बैंगनी रंग तक कलर्स होते हैं। और उसके बाद में लास्ट आती है 0.4 से कम, सबसे छोटी, तो कौन सी है, गामा, गामा किरण, एक्स किरण, पैराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय किरण। ये कुछ किरण हैं जिनका तरंग दैर्ध्य कितना है, 0.4 से कम। और इनका तरंग दैर्ध्य, दृश्य तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 0.4 से 0.7 होती है। और अवरक्त किरणों का 0.7 से 300 माइक्रोन। और ये जो सबसे बड़ी होती है, ये कौन सी होती है, माइक्रोवेव्स, रडार और रेडियो तरंग, ये सबसे बड़ी तरंगे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक नई चीज और बता देता हूं आपको कि सूर्य तत्व से संबंधित एक कंसेप्ट और आती है। सौर स्थिरांक का मान तो आपको पता है, लेकिन इसके बाद में एक चीज और आती है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो ऊष्मा होती है, जो धरातल पर ऊष्मा प्राप्त होती है, वो कितनी होती है, याद रखना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर ऊष्मा प्राप्त होती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में 70 वाट वर्ग मीटर ऊष्मा प्राप्त होती है। ये एक नई चीज है, तो इसको अच्छे से देख लेना कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तो 70 वाट हैं प्रति वर्ग मीटर, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 320 वाट हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग मीटर। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।